Hey guys, welcome back to Kavis Academy. In this video, I will talk about last day tips to clear exam. Okay, तो यहाँ पे आपको पता है कि BHU एंट्रेंस एग्जाम की डेट पास में आ चुकी है. ओके, मीन्स 24 से आपकी एग्जाम स्टार्ट है, तो कुछ ही दिन रहे हैं. अब आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है ना, क्या स्ट्रैटेजी है, तो मैं लास्ट फ्यू डेज के लिए आपको कैसे क्या चीज़ करनी है, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बात करूँगी. ओके, सो अगर आप कोई भी फील्ड के हो, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम के हो, बस आप BHU एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगी. ओके नाउ, तो आर यू रेडी टू क्रैक BHU एंट्रेंस एग्जाम 2020? नाउ तो स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे मैं आपको कुछ फ्यू स्टेप बताऊंगी. ओके, स्मार्टली आपको एग्ज़ाम को कैसे क्रैक करना है. तो यहाँ पे ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए यूज़फुल रहेगी जो कि BHU एंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 की प्रिपरेशन कर रहे हैं. ओके, तो इस वीडियो को स्टार्ट से लेके एंड तक ज़रूर देखना. ओके ना, तो यहाँ पे जो MSc ज़ूलॉजी के स्टूडेंट है उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, बिकॉज यहाँ पे जो MSc ज़ूलॉजी के स्टूडेंट है उनके लिए मैंने कुछ टॉपिक्स रेडी किए. तो आप एग्ज़ाम से पहले मीन्स अभी इस 10 दिन के अंदर आप वो टॉपिक्स को अच्छे से क्लियर मीन्स पढ़ लेना. ओके, तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स है जो आपको रिमेंबर करने एग्ज़ाम से, मीन्स आपको एग्ज़ाम में कैसे क्या चीज़ फॉलो करनी है. ओके, तो सबसे पहला स्टेप है कि आपको खुद को मोटिवेटेड रखना है ना. कोई भी एग्ज़ाम हो, लाइफ में आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, हमेशा खुद को मोटिवेटेड रखना चाहिए कि यार मैं कर सकता हूँ. पहले आपकी इंटरनल वॉइस ये होनी चाहिए, यस आई कैन डू. ओके, और आपको क्या करना है, आपको ये थोड़ा ना सोचना है कि यार इतने सारे एग्जाम्स में इतने सारे स्टूडेंट बैठेंगे. आपको बस ये सोचना है कि एक सीट है और एक सीट मेरी है ना. कितनी सीट है, लाइक 20 सीट है या फिर 20 है, 25 है, ये चीज़ आपको नहीं देखनी है. आपको क्या देखना है कि आपको ओनली एक सीट है. ओके, आप क्या आपके लिए ओनली एक सीट चाहिए आपको, और आप वो एक सीट के लिए आप लायक हो कि नहीं हो. तो आपको बस एक सीट पे फोकस करना है. और आप रियल में जब माइंड से खुद के अंदर से अगर आप 100% हो जाओगे, तो कोई भी ऐसे एग्ज़ाम नहीं है तो कि जो आप क्रैक नहीं कर पाओगे. ओके, तो सबसे पहली चीज़ ये है कि एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए सबसे पहले खुद को मोटिवेटेड रखना बहुत ज़रूरी है. ओके, लाइक पॉजिटिव पीपल है उनके साथ रहो, नेगेटिव को एलिमिनेट करो, है ना. कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, हमेशा पॉजिटिव पीपल्स की टच में रहना चाहिए. लाइक वो आपकी मदर हो, फादर हो, ब्रदर हो, फ्रेंड्स हो. ओके, XYZ, हमेशा उनके साथ बातें करो. ओके, नेगेटिव पीपल लाइक वो जो आपको डीमोटिवेट कर रहे हैं, उनसे तो दूरी बना के रखो. ओके नाउ, सेकंड चीज़ ये है कि अगर आपको एग्ज़ाम को क्लियर करना है तो अपने कॉन्सेप्ट्स को एकदम क्लियर करो, क्योंकि एंट्रेंस एग्ज़ाम में यहाँ पे आपका बेसिक चेक किया जाता है. ओके, क्या चीज़ बेसिक चेक किया जाता है. तो कभी भी कोई भी चीज़ पढ़ो, है ना, ये नहीं सोचना है कि यार मैंने ये पढ़ रहा हूँ और मेरे कहाँ काम आएगा. हर चीज़ लाइफ में, हर चीज़ कहीं ना कहीं काम आती ही है. तो हमेशा कभी भी कोई भी चीज़ पढ़ो तो उसको बेसिक से स्टार्ट करके फिर कहीं जाके डीप में जाओ. ओके ना, तो यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको लास्ट ईयर के पेपर, है ना, PYQs, प्रीवियस ईयर के पेपर है लास्ट 5 ईयर की, वो तो सॉल्व कर ही लो, बिकॉज ये BHU है. ओके, एंड BHU के अंदर मैक्सिमम मैंने पेपर चेक किया है, उसके अंदर जो लास्ट ईयर के पेपर है ना, उसको मीन्स घुमा फिरा के मॉडिफाई करके कैसे भी करके आपको पेपर को मीन्स प्रेजेंट कर, मीन्स जो नेक्स्ट ईयर आता है उसके अंदर आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है. तो आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना. आपको क्या करना है कि जितने भी लास्ट ईयर के क्वेश्चंस है, ओके, क्वेश्चंस को देखो, एनालाइज करो, क्या चीज़ क्या बोल रहा है. ओके, उसके ऑप्शंस को भी देखो. ऑप्शन में भी 4 ऑप्शंस होते हैं, इन 4 ऑप्शंस का क्या क्या मीन होता है ना. तो कभी कभी क्या होता है, BHU क्या करता है कि लाइक ऑप्शंस है, ओके, ऑप्शन में से वापस क्वेश्चन बना के दे देता है. तो आपको क्या चीज़ देखनी है, क्वेश्चन क्या है और आंसर क्या है. आंसर के भी बहुत सारे ऑप्शंस क्या क्या है, इनके भी आंसर मीन्स इसकी डेफिनेशन क्या होती है. तो आपको सारी चीज़ पढ़नी है. ओके नाउ, तो एटलीस्ट कुछ ना करके आप 5 ईयर की क्वेश्चन पेपर तो मीन्स पढ़ ही लो. ओके, तो ये आपके लिए काफ़ी हद से ज़्यादा बेनिफिशियल होगा. नाउ
सेकेंड चीज़ अगर ये है कि अगर आपने लास्ट ईयर की 5 ईयर की पेपर सॉल्व कर लिए तो उसका नेक्स्ट स्टेप आपका ये होगा कि जितनी भी यूनिवर्सिटी लाइक DU है ना, BHU के काफ़ी ज़्यादा पेपर DU से काफ़ी सिमिलर करते हैं। तो आपको क्या करना है कि अगर आपने BHU के पेपर सॉल्व कर लिए है ना, लाइक आप जोलॉजी MSc जोलॉजी का एग्जाम दे रहे हो, तो आपको क्या करना है BHU MSc जोलॉजी एंड BHU बायोकेमिस्ट्री इनके भी पेपर सॉल्व कर लो कि काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। एंड साथ ही साथ आप क्या करो DU के एंट्रेंस एग्जाम के पेपर को भी सॉल्व करो। ओके, DA तो एक एग्जाम्पल हो गया, लाइक और भी अदर यूनिवर्सिटी होती है, क्योंकि मेरे इस चैनल पे आपको चेक कर लेना, मैंने बहुत सारी यूनिवर्सिटी के पेपर को सॉल्व कराया। तो इतना तो मुझे आइडिया है कि क्योंकि मैं जब पेपर सॉल्व कराती हूँ तो मुझे इतना पता रहता है कि हाँ ये क्वेश्चन इस यूनिवर्सिटी से भी आया, ये क्वेश्चन इससे भी आया, मीन्स बहुत से क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा रिपीटेटिव होते हैं। ओके, तो आपको अगर टाइम मिले तो अदर यूनिवर्सिटी के पेपर भी सॉल्व कर लो। ओके, नाउ सेकंड चीज़ ये है कि प्लस पॉइंट है यहाँ पे कि जो आपका पेपर है वो कौन कंडक्ट करा रहा है, NTA कंडक्ट करा रहा है। तो NTA क्या करता है कि NTA की एक वीक पॉइंट है, क्या है कि वो जो लास्ट ईयर के पेपर होते हैं उसी को ही देता है ना। मैक्सिमम क्या करता है, मैक्सिमम क्वेश्चंस आप देख लेना, 2019 का पेपर उठा के देख लेना, उसके काफ़ी क्वेश्चंस लाइक 17, 15 या फिर 18 से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर होगा। क्यों होगा, क्योंकि NTA क्या करती है कि वो अपनी जो पिछली ईयर की पेपर है उसका बहुत ज़्यादा मीन्स उसको ही उठा के ले लेती है। ओके, BHU पेपर नहीं बना रहा है, यहाँ पे NTA बना रहा है, तो NTA अपने हिसाब से चलता है। ओके, तो NTA बना रहा है, तो NTA कौन कौन सी यूनिवर्सिटी की पेपर कंडक्ट करा रहा है ना, लाइक आपका DU कराता है, JNU कराता है, तो उन सबके पेपर चेक कर लो। मीन्स आपका लाइक DU के फॉर एग्जांपल लाइफ साइंस का पेपर होता है, मीन्स सारा का सारा मीन्स बायोकेमिस्ट्री जोलॉजी सबका एक ही पेपर होता है, बट आपको क्या करना है, आपको अपने फील्ड के वहाँ से क्वेश्चंस लेने हैं। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो NTA पेपर कंडक्ट करा रहा है, तो NTA कौन कौन सी यूनिवर्सिटी की पेपर मीन्स कंडक्ट कराता है, तो सारी यूनिवर्सिटी के पेपर आप सॉल्व कर लो। ओके, नाउ सेकेंड चीज़ आपको क्या देखनी है कि नेगेटिव मार्किंग, ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ओके, आपको पता है कि देखो एक क्वेश्चन आपका कैरी करता है 3 मार्क्स। ओके, एंड आपका जो माइनस मार्किंग है वो है -1। ओके, मीन्स माइनस मार्किंग आपकी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। तो इस कंडीशन में आपको क्या चीज़ फॉलो करनी है कि जितना हो सके आप करेक्ट आंसर ही देखो, आपको तुक्का नहीं मारना है ना, ज़्यादा तुक्का नहीं मारना है। मीन्स एक तो क्वेश्चन मार लिया इट्स ओके, बट ज़्यादा से ज़्यादा आपको अपनी बलबुद्धि पे करना है। अगर नहीं हुआ तो तुक्का नहीं मारना है, अपने मन से चीज़ें नहीं करनी है। ओके, इससे क्या होगा, मान लो कि आपकी 70 मार्क्स आ रहे थे, मीन्स 70 क्वेश्चन आपके राइट हो रहे थे, बट आपने क्या किया, तुक्का मारा एंड 70 एकदम राइट थे, बट आपने सोचा मैं पूरा 100 करके आऊँगा, है ना, ये चीज़ सोची आपने। तो उससे क्या हुआ कि पता चला कि 70 तो आ रहे थे और करेक्ट कितने हो गए, कट कटा के आपके 30 ही मीन्स हो रहे, है ना, मीन्स आपके इतने सारे मार्क्स कहाँ चले गए, माइनस मार्किंग में चले गए। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, माइनस मार्किंग मत होने देना। ओके, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो लाइफ में हमेशा ध्यान रखना, जितना हो सके माइनस मार्किंग से बचो। ओके, इसका एक ही सोल्यूशन है, मॉक टेस्ट लगाओ। वैसे अभी तो टाइम नहीं है, ये तो आपको बहुत पहले करना चाहिए था कि मॉक टेस्ट मीन्स ऐसे ही लास्ट ईयर के कोई पेपर उठाओ और खुद की स्पीड चेक करो और खुद को इतना कंट्रोल करो कि मैं गलत पे राइट करूँ ही ना, है ना, खुद पे मीन्स खुद पे कंट्रोल करो ना। अब लास्ट टाइम है तो हमें क्या चीज़ देखनी है कि जो भी आपकी अदर क्या करते हैं लास्ट टाइम में स्टूडेंट की लास्ट टाइम ये भी पढ़ूँ, ये भी पढ़ूँ, ये भी पढ़ूँ, मीन्स आपको सारी चीज़ें पढ़नी होती है, बट ऐसा नहीं करना है। आपको जो पता है ना, जहाँ से आपने पहले पढ़ रखा है उसी चीज़ को वापस रिवाइज करो। ओके, अपने रिसोर्सेज को चेंज नहीं करना है। आप पहले अपना रिसोर्सेज डिसाइड करो कि मैंने मुझे ये चीज़ कहाँ से पढ़ी थी एंड उसको वापस वहाँ से रिवाइज करो, है ना। अपना बार बार रिसोर्सेज चेंज मत करो। जब एग्ज़ाम पास में आते हैं ना तो रिसोर्सेज कभी भी किसी भी एग्ज़ाम में रिसोर्सेज आपका जहाँ से स्टडी किया आपने वो चेंज तो नहीं करना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो भी आपने मीन्स पढ़ा है तो उसको वापस रिवाइज करो। ओके, एंड 8 पॉइंट आपका क्या है कि अगर आप MSc एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो, ओके, तो आपको क्या करना है कि आपके पास जो बुक पढ़ी है मीन्स आपने BSc की बुक्स पढ़ी होगी आपकी फाइनल ईयर की,
एंड जो भी और भी बुक्स पढ़ी होगी बीएससी की, तो टॉपिक्स तो वही आते हैं बीएससी से, तो आपको क्या करना है, उन्हीं को वापस रिवाइज करना है, रिकॉलिंग करनी है आपको। ओके, इससे क्या होता है कि जो चीज़ें पढ़ी हुई है वो 100% हो जाएगी, और एग्ज़ाम देने बैठोगे तब आप जो कोई क्वेश्चन अटेंड करोगे तो उसके लिए आप क्वेश्चन में एकदम कॉन्फिडेंट या ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओगे, है ना। मीन्स यार मुझे ये पूरा आता है ना, क्योंकि आपने पढ़ रखा है। क्या होता है ना, कभी अपन रिवाइज नहीं करते हैं, जब अपन रिवाइज नहीं करते ना तो वो चीज़ धुंधली हो जाती है, मीन्स ब्लर हो जाती है ना। तो हमें कोई चीज़ ब्लर नहीं रखनी है, हमें हमेशा हमारे लाइफ में जितने भी कंसेप्ट है हमेशा उसको क्लियर रखना है ना, ब्लर तो बिल्कुल नहीं रखना है, एकदम एच डी पिक्चर रखनी है हमारे माइंड में, है ना। नाउ एंड सेकेंड चीज़ ये है कि अगर आप बॉटनी से हो, ओके, अगर आप बॉटनी से हो, एमएससी बॉटनी कर रहे हो, तो उनके लिए एक सजेशन है कि बॉटनी के अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं लाइक आपका 12th बेस में ज़्यादा आता है ना। तो 12th बेस की जो आपकी एनसीईआरटी बुक है, वैसे सारे एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपकी जो एनसीईआरटी बुक है उसको अच्छे से देख लो, है ना, क्योंकि एनसीईआरटी है, 12th है, वहाँ पे बेसिक चीज़ें पूछी जाती है, और एंट्रेंस एग्जाम में हर चीज़ में बेसिक पूछा जाता है, आपका बेसिक चेक किया जाता है। तो एनसीईआरटी आपको अच्छे से देख लेना। ओके, बॉटनी के लिए एक सजेशन है कि आप लोअर बॉटनी एंड इकोलॉजी पे ज़्यादा फोकस करना। ओके, एंड प्लांट फिजियोलॉजी वो भी आप देख लेना, एंड साइटोलॉजी, मॉलिकुलर जेनेटिक्स ये भी चीज़ आप देख लेना। ओके, एंड यूट्यूब पे खूब सारे नीट की वीडियोज़ होगी, है ना, कुछ छोटी छोटी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे वीडियो बनाते हैं, तो वो वीडियोज़ आप एक बार देख लेना। ओके ना, तो एंड आपको क्या करना है, अब एंड टाइम पे आपको क्या करना है कि जो एक चार्ट बनाओ, हर चीज़ का एक चार्ट बनाओ, है ना, चार्ट के फ्लो चार्ट के रूप में पढ़ो। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी थ्योरी ले ली एंड उसको पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो ना, कि मोटी मोटी बुक्स ले ली, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ फर्स्ट पेज से, फिर मीन्स बहुत तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है कि आप फ्लो चार्ट देखो, एग्जाम के टाइम आपको क्या करना है, हमेशा फ्लो चार्ट देखना चाहिए। ओके, लास्ट टाइम में तो आप क्या करो, कोई भी कंसेप्ट है, आपको लगता है ये कंसेप्ट एंट्रेंस एग्जाम पूछा गया है, उस कंसेप्ट का फ्लो चार्ट देखो, क्योंकि चीज़ें ऊपर ऊपर से मिलाई मिलाई पूछी जाती है, तो आप क्या करो कि उसका फ्लो चार्ट देख लो। ओके ना, बायोलॉजी में यही है कि आपका फ्लो चार्ट बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो फ्लो चार्ट का एकदम ध्यान रखो। तो ये रही आपकी यहाँ पे मैंने आपको उन स्टूडेंट को एडवाइस दिए जो कि बीएचयू एंट्रेंस एग्ज़ाम, कोई भी बीएचयू एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, उस सबके लिए चीज़ें फॉलो करनी थी। अब बात करते हैं हम हमारे बीएचयू एमएससी ज़ूलॉजी स्टूडेंट के लिए। ओके, तो उनके लिए मैंने एक सिलेबस डिज़ाइन किया, और ओके ऑलरेडी मेरी सिलेबस की वीडियो पड़ी है। ओके, एंड 2019-18 की पेपर सोल्यूशन भी अवेलेबल है, एंड 7 चल रहा है। ओके, बट उनकी सिलेबस भी मैंने डिज़ाइन किया था, तो आई होप आपने देख लिया होगा, वो पढ़ लिया होगा। अब यहाँ पे मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे डिस्कस कर रही हूँ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो बीएचयू एमएससी ज़ूलॉजी के जो स्टूडेंट है उनको क्या करना है, एक चार्ट बनाना है, जितनी भी पैरासाइट है, जितनी भी इंटरनल पैरासाइट हमारी बॉडी के अंदर जो पैरासाइट अटैक करते हैं, उन सब की जो लाइफ साइकिल है, ओके, उनका नाम क्या है, उनका कौन सी स्टेज हमें इन्फेक्ट करती है, कौन से कितने होस्ट है उनके, है ना, कि कहाँ कहाँ पे ये ट्रांसमिट करते हैं, कैसे हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं। मीन्स आपको फ्लो चार्ट के रूप में, जैसे ही आप एक पैरासाइट की लिस्ट निकालोगे, गूगल विकिपीडिया है ना जिंदाबाद, तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि लिस्ट बनानी है, मीन्स देखना है, और मीन्स आउटर चीज़ें देखनी है कि लाइक इसका होस्ट क्या है, उसका क्या है, ये चीज़ देखनी है ना। सेकंड चीज़ आपको मैंने बता दी कि जो लार्वा है, लार्वा के नाम, और इसके अंदर इस क्लास के अंदर इस ऑर्गेनिज्म में कौन सा लार्वा प्रेजेंट है, इसके अंदर कौन सा लार्वा प्रेजेंट है। लार्वा के बेसिस पे लाइक लाइफ में कोई भी एग्ज़ाम देना बायोलॉजी के रिलेटेड, सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम में लार्वा का जो टॉपिक है बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। एंड ये भी जो लाइफ साइकिल है ये भी हुआ, तो फ्यूचर में भी खूब काम आएगा आपका ये टॉपिक ना। जितने भी आपके इनवर्टिब्रेट्स है, इनवर्टिब्रेट्स में जितनी भी आपकी फाइलम्स है, क्लास है, हमें उनकी जो ऑर्डर्स हैं, जो स्पीसीज है, उन स्पीसीज की जो नेम है ना, सारी चीज़ें देखना है आपको, क्या क्या नाम है, कुछ नहीं करना है, कॉमन नेम देखना है आपको। ओके, एंड उसकी हैबिटेट क्या है, वो कहाँ पे रहते हैं, उनका नेचर क्या है, मराइन है या फिर कैसा है। ओके, एंड उसके स्पेसिफिक फीचर, मेनली जो क्वेश्चन आते हैं वो उसके स्पेसिफिक फीचर, लाइक कोई ऑर्गेनिज्म दे दिया, इसका ये स्पेसिफिक फीचर है, तो हमें क्या पूछेगा, ये जो ग्लैंड है ये किस ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है। तो अगर हमें पता है कि ये ऑर्गन का इसका स्पेसिफिक फीचर ये, तो हमें वो चीज़ तो एकदम लर्न ही कर लेनी है। ओके
तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। नाउ सेकेंड चीज़ यहाँ पे ये है कि जो हार्ट का चैम्बर है, अलग अलग ऑर्गन लाइक रेप्टाइल के अंदर कौन से कितने हार्ट चैम्बर होते हैं, है ना, एम्फीबियंस के अंदर कितने हार्ट चैम्बर होते हैं, लाइक ऑर्गन स्पीसीज टू स्पीसीज वेरीज करता है ना कि आपका हार्ट का चैम्बर क्या है, तो इसका एक्सेप्शन केस क्या है, तो सारी चीज़ें देखना। एंड रेस्पिरेटरी ऑर्गन, इसके भी काफ़ी आपको एक क्वेश्चन से मिल ही जाएगा। ओके तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स लाइक कौन से ऑर्गेनिज्म में कौन सा रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, तो आपको क्या करना है, टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन सारे टाइप्स देखना है, उसके एग्जांपल्स कौन कौन से हैं, उन एग्जांपल्स को लर्न करना है, बस और कुछ नहीं। लोकोमेटरी ऑर्गन्स क्या है, ओके। एंड जो आपका जो इनवर्टिब्रेट्स है उसके अंदर जो आपका जो नीडिया वाला जो है नीडेरिया ना, उसके बारे में लाइक पॉलिप मेड्यूसा, ये चीज़ें भी एक अच्छे से देख लेना, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। एंड फिश की अगर हम बात करें तो फिश के अंदर क्या होता है कि आपकी स्केल्स कितने टाइप्स की है, ओके कौन सी स्केल का क्या फंक्शन है, कहाँ पे किस ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है, ये चीज़ देखनी है। फिश के अंदर भी कौन से सेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट है ना, क्या स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है यहाँ पे, तो ये चीज़। क्रेनियल नर्व के बारे में पूछा जाता है कि इसके अंदर कितनी क्रेनियल नर्व है और क्या कौन किससे कनेक्ट है ना, कनेक्शन भी पूछा जाता है, तो वो चीज़ भी, एंड नाम क्या है, नंबर क्या है, तो देख लेना वो भी चीज़, ओके। कुछ नहीं है, बहुत इजी सा है। इतने बड़े सिलेबस को मैंने और छोटा करके मीन्स ये चीज़ है कि मैंने आपको और ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रही हूँ, ओके। नाउ वैंस एंड आरटी, उसके बारे में बहुत पूछे जाते हैं, बहुत सारे इंटरेस्ट एग्जाम पूछे जाते हैं, थोड़ा डीप नॉलेज पूछते हैं इसमें, तो थोड़ा डीप नॉलेज ले लेना वैन एंड आर्टिस्ट के बारे में, कौन किससे कनेक्ट है, क्या फंक्शन है, कौन सी क्या कहाँ जा रही है, कहाँ पे कौन सा ब्लड फ्लो कर रही है, वगैरह वगैरह, ओके। नाउ ऑरिजिन ऑफ ऑर्गन्स लाइक आपका किडनी का ऑरिजिन किससे हुआ, आई का ऑरिजिन किससे हुआ, है ना, अलग अलग ऑर्गन्स का ऑरिजिन कौन सा है, लाइक एक्टोडर्म ऑरिजिन है, एंडोडर्म है या मीजोडर्म है, तो वो चीज़ आपको देख लेनी है, ओके। नाउ नाइट्रोजनस वेस्ट के बारे में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है कि लाइक एम्फीबियन में कौन सा यूरिया है, यूरिक एसिड है ना, अमोनिया है, तो क्या नाइट्रोजनस वेस्ट है, वो सारी चीज़ें आपको पूछी जाती है, तो वो भी देख लेना। एंड रूमिनेट एनिमल्स में कौन किसके साथ सिम्बायोसिस करता है, रूमिनेट के स्टमक में कितने चैम्बर्स होते हैं, आपको पता है 4 चैम्बर्स होता है, तो 4 चैम्बर्स में कहीं नाम पूछ ली जाते हैं, कहीं सीक्वेंस पूछ ली जाती है, तो कहीं ये पूछ लिया जाता है कि 3rd नंबर वाला चैम्बर कौन सा था, नाम बताओ, है ना, तो ये चीज़ भी आप देख लेना। ना सेलुलर ऑर्गेनल, ये तो बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे जो आपका ऑर्गन्स है, ऑर्गेनल्स सॉरी, लाइक आपका माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, न्यूक्लियस हुआ, प्लास्टिड हुआ, क्लो, है ना, ये साइटोस्केलेटन तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसकी मीन्स आप क्या करना है कि आपको मीन्स छोटा छोटा मीन्स जितना आप उसकी फंक्शंस दे सको, आपको क्या करना है, एक ऑर्गन्स की लिस्ट बनानी है, ओके। एंड उस ऑर्गन में क्या क्या फंक्शंस है, क्या क्या वो ऑर्गन फंक्शन प्ले कर रहा है, वो चीज़ देखना है। एंड माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो आपका वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन साइकिल्स होता है, वो आप एक बार देख लेना, ओके। नाउ अब बात करते हैं अगर डीएनए मीन्स आपका रेप्लिकेशन, ओके। रेप्लिकेशन आपको पता होना चाहिए कि रेप्लिकेशन का मीन्स क्या होता है, डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन होना, है ना, डीएनए के कॉपीज होना। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ट्रांसलेशन क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन डीएनए से आरएनए बनना एंड ट्रांसलेशन डीएनए आरएनए से प्रोटीन बनना, वापस उसका रिवर्स बैक होता है, तो कौन सा पॉलीमरेज यूज़ करता है, मीन्स छोटी छोटी सी प्रोसेस है ना, वापस रिवर्स बैक होने में क्या होता है, क्या चीज़ होती है, तो बस नॉर्मल सा कंसेप्ट बीएससी में खूब पढ़ा होगा, बस इतना ध्यान रखना है। एंड कोडोन की बताना है आपको, कोडोन्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, ओके। लाइक कोडोन में ये होता है कि इसकी यूनिवर्सल होता है, ये होता है, तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। फिर आता है आपका कीवर्ड्स, कीवर्ड्स में आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जेनेटिक क्या है, ओके। जेनेटिक में क्या है, इकोलॉजी के क्या वर्ड्स है, एवोल्यूशन में क्या क्या है, कुछ कीवर्ड्स होते हैं, तो वो सारे मीन्स आप क्या करना, विकीपीडिया है, विकीपीडिया के अंदर आपको सारे पॉइंट्स ध्यान रखना, ओके। नाउ सेकंड चीज़ आपका क्या होता है कि मेंडल लॉ, ओके। मेंडल लॉ आपको ध्यान रखना है कि मेंडल लॉ का रेशियो क्या है, ओके। एक सेकेंड, है ना, एंड आपको क्या दिखना है यहाँ पे, सम कीवर्ड्स ऑफ जेनेटिक इकोलॉजी, है ना, तो इनके कीवर्ड्स दिखने हैं। नाउ अब मेंडल्स लॉ की बात करते हैं, तो मेंडल्स लॉ में आपको क्या करना है, उसके रेशियो देखना है, ओके। रेशियो देखना है और इसकी कौन कौन से एक्सेप्शन केस है, लाइक ये इसका लॉ है एंड इसका कौन सा एक्सेप्शन केस है,
तो वो चीज़ आपको देखनी है। फिर सेकंड चीज़ आती है आपकी स्पीसीज कांसेप्ट। स्पीसीज में बहुत सारे स्पीसीज कांसेप्ट आते हैं, लाइक बायोलॉजिकल स्पीसीज कांसेप्ट है ना। तो यहाँ पे इन सारी चीज़ों को आपको देखना है, बहुत सारे स्पीसीज कांसेप्ट होते हैं। एंड 19 चीज़ ये है कि आपका हॉर्स का एवोल्यूशन। हॉर्स एवोल्यूशन क्या है, ओके, मीन्स कौन कौन सी स्टेज आती है हॉर्स के एवोल्यूशन में, एंड किस में क्या ऑरिजिन हो रहा है, ये भी चीज़ देख लेना। ओके, नाउ इंडेंजर स्पीसीज की आपको लिस्ट पता होनी चाहिए, एंड कौन कौन से नेशनल पार्क है वो भी आपको पता होना चाहिए। फिर बात करते हैं सेल साइकिल। ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, सेल साइकिल। अच्छा, ये तो ऑल साइकिल मीन्स वो बायोकेमिकल साइकिल। ओके, मीन्स आपका जो भी आपका ग्लूको लाइकोलाइसिस हुआ, क्रैब साइकिल हुआ, ग्लूकोनियोजिनेसिस हुआ, इन सारे प्रोसेस में क्या चीज़ हो रही है, लाइक ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा है, ग्लूकोज का एडिशन हो रहा है, या फिर फैटी एसिड का ब्रेक डाउन हो रहा है ना। तो किसमें कितनी एटीपी बन रही है, बस ऊपर ऊपर से आपको इतना देखना है ना। सारे जो की पॉइंट से सबको आपको देख लेना है। फिर नेक्स्ट चीज़ है आपके जितने भी हार्मोन्स हैं उनके नेम आपको देखना है। हार्मोन्स का प्रिकर्सर क्या, मीन्स इसका जो सिंथेसाइज करने के कौन इसके पीछे है, लाइक कोलेस्ट्रॉल कभी सिंथेसाइज करता है, कोई क्या सिंथेसाइज करता है ना। तो और वो हार्मोन्स पेप्टाइड है या फिर कैसा है, स्टेरॉइड नेचर का है। जो भी स्टेरॉइड नेचर का होता है वो उसका प्रिकर्सर कोलेस्ट्रॉल होता है मैक्सिमम। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। एंड हार्मोन्स की नॉर्मल फंक्शन, ऐसे ऐसे हार्मोन्स पूछते हैं जो मीन्स लाइक मेलाटोनिन हार्मोन, मेलेनिन हार्मोन्स है ना, एंड जो मीन्स बहुत कम इसका यूज़ है, इसके बारे में बहुत कम पढ़ते हैं, उसके बारे में बहुत ज़्यादा पूछ लिया जाता है और बहुत ज़्यादा डीप पूछ लिया जाता है। लाइक उसका मेलेनिन का कौन सा अमीनो एसिड इसका प्रिकर्सर है ना। तो ये सारी चीज़ें आप देख लेना। फिर आता है उसकी जो भी वाइटामिन्स है, वाइटामिन्स की नेम एंड उसकी प्रिकर्सर, इसका क्या फंक्शन है, वाइटामिन कहाँ कहाँ पे एज अ को फैक्टर यूज़ आता है ना। बहुत सारे साइकिल्स में को फैक्टर यूज़ आता है, एंड उसका क्या क्या इंपॉर्टेंट प्ले करता है। तो सारी वाइटामिन्स की एक कॉमन नेम क्या है, ओके, एंड उसके फंक्शंस। तो ये सारा आप देख लेना। फिर हम बात करें तो यहाँ पे कनेक्टिव लिंक। ओके, जो मिसिंग लिंक एंड कनेक्टिव लिंक क्या होते हैं, उसकी एग्जांपल्स क्या है, तो आप देख लेना। एंड एंटीबॉडीज़ की प्रॉपर्टी, एंटीबॉडीज़ की प्रॉपर्टीज आपको पता है कि 5 टाइप की एंटीबॉडीज़ होती है, दैट इज़ द गम दे। ओके, तो इनमें कितना, किसकी कंसंट्रेशन कितनी ज़्यादा होती है, एंड कितने एपिटोप होते हैं उनके, है ना, ये सारा आप देख लेना। एंड पीसीआर एंड इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये टेक्निक तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पीसीआर टेक्निक के बारे में आपको कुछ नहीं करना है, नॉर्मल इसमें भी नॉर्मल स्टेप पता होना चाहिए, कौन कौन से स्टेप्स है और कौन से स्टेप में क्या हो रहा है, एंड कौन कौन से इंग्रेडिएंट यूज़ आ रहे हैं। पीसीआर को ऐसे आप थोड़ा डीप ही देख लेना अच्छे से। ओके, एंड इलेक्ट्रोफोरेसिस, वहाँ पे भी डीएनए का माइग्रेशन कैसे हो रहा है, सर्कुलर डीएनए कितनी स्पीड से जा रहा है, कितनी स्पीड मतलब कौन फास्ट जा रहा है, कौन स्लो जा रहा है, कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ये चीज़ देख लेना ना। प्रोटीन टेस्ट टेक्निक, बहुत सारे प्रोटीन के टेस्ट होते हैं, है ना। प्रोटीन टेस्ट टेक्निक मीन्स बहुत सारी टेक्निक्स होते हैं जहाँ पे पता चलता है कि यहाँ पे प्रोटीन की क्वांटिटी क्या है, क्वालिटी क्या है, एंड यहाँ पे इतने सारे सोल्यूशन में कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट है, तो ये सारा पूछा जाता है, तो देख लेना। बियर लैम्बर्ट लो आपको पता है, उसका एक फार्मूला होता है ना। उसके न्यूमेरिकल्स काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, बस न्यूमेरिकल पे आते हैं क्वेश्चंस, एंड उसकी यूनिट क्या है, ये चीज़ भी। हार्डी-विनबर्ग लो एंड सॉल्व ऑल द न्यूमेरिकल्स, जो हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल है आपका, उसकी थोड़ा थोड़ा की पॉइंट्स क्या क्या है, क्या चीज़ क्या बता रहा है, ये चीज़ देख लेना, एंड उसके न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर लेना। अगर आपके पास नहीं है तो आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो @काविस अकेडमी। वहाँ पे मैं आपको जो हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल है वहाँ के न्यूमेरिकल्स पढ़े है शायद, है ना, मैंने देखे तो थे, तो वहाँ पे आपको वो हेल्पफुल रहेगा। ओके ना। फिर आपका पॉल्यूशंस की कौन कौन सी गैस है, कौन सी ग्रीन हाउस इफेक्ट गैस है, कौन सी क्या है, एंड क्या इफेक्ट कर रही है ना, कौन सा साइकिल क्या है, गैसेस साइकिल कौन सा है, सेडिमेंट्री साइकिल कौन सा, उसके कौन से एग्जांपल होते हैं, तो ये सब देख लेना। रही बात आपकी प्रोटीन फैट एंड प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट फैट, इनके कौन कौन सा टेस्ट है। ओके, हमें कैसे पता चलेगा यहाँ इस सॉल्यूशन के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट है, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, या फिर फैट प्रेजेंट है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक रिएजेंट्स के नाम पता रखने, केमिकल्स के नाम, कि ये केमिकल ये काम करता है। और एक और चीज़ है ना, यहाँ पे मेंशन नहीं कर रखा है, आप ये भी देख लेना, स्टैनिंग कौन से ऑर्गेनल्स को या फिर किस सेल को कौन सी स्टैन से, लाइक सेफ्रिनिन कहाँ यूज़ होता है ना, फास्ट ग्रीन कहाँ यूज़ होता है, डीएनए को स्टैन करने के लिए कौन सा यूज़ होता है, तो स्टैनिंग वाला पोर्शन भी आप देख लेना। ओके, सो
यहाँ पे आपको पता है कि मेरे इस चैनल पे मैंने 2017 एंड 18 डिस्कस टोटली कर लिया है। ओके, तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, तो देख लेना। एंड 2017 चल रहा है तो वो भी मैं आपको जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। साथ ही साथ मैंने पेपर का जो सिलेबस है वो भी मैंने बताया। वैसे अभी इतने कम टाइम में सिलेबस तो आपको हो नहीं पाएगा, ओके, बट सिलेबस की वीडियो भी मैंने बनाई थी। एंड BHU अगर आप जोलॉजी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो BHU बायोकेमिस्ट्री के पेपर भी आराम बहुत सॉल्व करना, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ओके, एंड DU का तो छोड़ना ही मत, DU एंड DU के जोलॉजी वो भी अच्छे से देख लेना। ओके, तो ये सारी चीज़ें अगर आपने कर ली तो 100% आपका एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो जाएगा, अगर आपने अपनी होता है ना अपनी ईमानदारी से अपने सारी स्ट्रेटेजी को फॉलो की। ओके, आपको कुछ नहीं करना, आपको बस एक सीट लेनी है, आपको एक सीट अपनी है, बस ये चीज़ ध्यान रखना है। आपका एग्ज़ाम खूब अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा, है ना। एंड सारी वीडियोस की जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रखा है, तो वो भी आप चेक कर लेना। सो नर्वस नहीं होना है, बहुत बेस्ट होगी। बेस्ट ऑफ लक मेरे साइड से। ओके, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।